आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर के साथ एक बार फिर आपकी मेज़बान हाजिर खिदमत। सलाम कबूल कीजिए। और स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, हाज़िक़ तबीब, नामवर, आला दर्जे के आलमी शोहरत याफ्ता शायर, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। नाजरीन को बेसब्री से इंतज़ार है इस्तक़बाल है हकीम साहब आपका। ज़रा नवाजी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं चंद लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक छोटी सी हिकायत से, और उसके बाद इंशाअल्लाह हकीम साहब का खूबसूरत कलाम। एक बाप ने, एक वालिद ने अपने बच्चे के दोनों कांधों पर हाथ रखा और पूछा कि दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान कौन है। उस बच्चे ने जवाब दिया, मैं। बाप ने उसके शानों पर से अपने हाथ हटा लिए और कहा कि ये बताओ दुनिया का सबसे कमज़ोर इंसान कौन है। बेटे ने वही जवाब दिया, मैं। बाप ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा, पापा, जब आपने मेरे दोनों कांधों पर अपना हाथ रखा था, आपकी शफ़क़त, आपकी सरपरस्ती मेरे साथ थी। मैं उस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान ख़ुद को महसूस कर रहा था। जब आपने मेरे कांधों पर से हाथ हटा लिया, आपकी शफ़क़त, आपकी मोहब्बत, आपकी सरपरस्ती मुझे अपने से दूर महसूस हुई। उस वक्त मैं ख़ुद को दुनिया का सबसे कमज़ोर इंसान महसूस कर रहा था। तो माँ बाप दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया पे इंसान को इनायत किया है, वदीयत किया है। माँ बाप से बढ़कर शायद ही कोई ऐसी घनी छाँव हो जिसके साए तले इंसान ख़ुद को महफूज और मामून समझता हो। तो ये वो अनमोल नेमत है जिसकी जितनी कदर की जाए कम है। खुशकिस्मत है वो लोग जिनके पास माँ बाप हैं, बदकिस्मत है वो लोग जिनके सर से ये साया छिन चुका है। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। इससे पहले कि गुफ्तगू जो है जज्बाती हो जाए, हकीम साहब आपकी तरफ आते हैं। वही गज़ल, इरशाद मुझे साकी ने कभी जाम ने तन्हा समझा। वाह। मुझको साकी ने कभी जाम ने तन्हा समझा और कभी गर्दिश अय्याम ने तन्हा समझा। बहुत उम्दा। उनकी तजलील मेरे पास आके बैठ गई, उनकी तजलील मेरे पास आके बैठ गई जब मुझे लज्जत दुश्नाम ने तन्हा समझा। वाह। जब मुझे लज्जत दुश्नाम ने तन्हा समझा और मुझ में एक और कोई शख्स भी रहता है मगर वाह वाह, ना खुदा ने मुझे असनाम ने तन्हा समझा। क्या कहने। मुझ में एक और कोई शख्स भी रहता है मगर ना खुदा ने मुझे असनाम ने तन्हा समझा और कामयाबी मुझे हासिल हुई खामोशी से। बहुत उम्दा। कामयाबी मुझे हासिल हुई खामोशी से जब मुझे हसरत नाकाम ने तन्हा समझा। क्या कहने। और मक्ते का शेर है कि तूर साकी की तवज्जो का बन गया मरकज़। तूर साकी की तवज्जो का बन गया मरकज़ जब से बोसीदा मेरे जाम ने तन्हा समझा। बहुत उम्दा। हकीम साहब, हासिल है गज़ल, दो अशार है जो दिल में उतर गए हैं। तीसरा और चौथा शेर, मुझ में एक शख्स भी रहता है, कुछ इस तरह। मुझ में एक और कोई शख्स भी रहता है मगर ना खुदा ने मुझे असनाम ने तन्हा समझा। वाह। यहाँ नाजरीन को बता दें, ना खुदा कौन है? ना खुदा, जब हम किसी कश्ती पर सवार हों, किसी बस में सवार हों, किसी गाड़ी में या किसी जहाज में, तो उसको चलाने वाला ना खुदा कहलाता है। तो ना खुदा का तो ये मतलब है कि बज़ाहिर जो हमारा खुदा हो, मेरे नज़दीक तो ये है। बिल्कुल दुरुस्त है। और बातिन में तो रब एक ही है, सबका एक है जो खालिक है। और ना खुदा उसको कहते हैं जो खिवैया होता है। कश्तियाँ सबके साहिल में पहुंच जाती हैं। हाँ, किश्तियाँ सबकी किनारे पे पहुंच जाती हैं। ना खुदा जिनका नहीं उनका भी खुदा होता है। ये सही आपने शेर पढ़ा ताकि लोगों को ना खुदा के लफ्ज़ी माने पता चल जाए। बहुत उम्दा है हकीम साहब, बहुत उम्दा। ये एक छोटी सी हमारी दानिशगाह भी है, दर्सगाह भी है, जहाँ कभी मैं अपने इल्म में इजाफा करती हूँ, कभी नाजरीन को तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। वाजिद भाई, वाहिद साहब फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। वाहिद भाई, इस्तकबाल है आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब, सर्वाइकल के लिए तो हम काला गोंद ले रहे हैं।
कुछ उससे फायदे भी हो रहे हैं, और आपने जो एक्सरसाइज बताई वो भी कर रहे हैं। पर पैर में हमारे एक दोस्त के एक्जिमा हो रहा है, उसको खुजली भी चलती है और बड़े परेशान से हैं, तो उसके लिए कोई मुकम्मल इलाज बताइए। ठीक है, ठीक है। माजिद भाई, अक्सर जुड़ते हैं आप हमारे साथ, और लगता है कि लोगों की खिदमत भी आपने शुरू कर दी है, और वो एक्सरसाइज और वो दवा जारी रखें। एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, कौन सी आग के साथ आपको फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन एक्जिमा का एक शायद सबसे अच्छा रॉ मटेरियल है। याद रखें, ये जब मर्ज़ आता है तो जाने का नाम नहीं लेता, और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि वो एक्जिमा की वजह से पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। लिख लें और उन्हें दें अपने दोस्त को। मेरी नज़र में दुनिया का सबसे अच्छा रॉ मटेरियल है ये। गौन चिलगोज़ा का अक्सर मैं जिक्र करता हूँ। मैंने ऐसा कोई इलाज नहीं देखा जो तमाम अद्वियात पर भारी हो। बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक जिस पे आदमी को नुकसानात भी होते हैं, जो उसको सुखा नहीं पाती, उसको खुश्क नहीं कर पाती। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे अच्छा एक्जिमा का इलाज नहीं देखा। एक चुटकी सुबह, एक चुटकी शाम, गौन चिलगोज़ा पानी से खाएं या खाने के सोडे के पानी से खाएं। एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिला लें, इस पानी से खाएं सुबह और शाम, कम से कम एक वक्त, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वक्त। और फिर देखिए 10-15 दिन, महीने में वो एक्जिमा कहाँ है आदमी ढूंढता है, कि जो मुद्दतों की बीमारी किसी सूरत, किसी दवा से ठीक नहीं होती थी, अल्लाह ने इसमें बड़ी शिफा रखी है। बिस्मिल्लाह करके शुरू करें, सदका करके शुरू करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिदा साहबा बोल रही हैं? वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहे। ये मेरे को जोड़ों का दर्द है हकीम साहब, आपके यहाँ से 1.5 साल से खा रही हूँ मैं गोंद किया, मेरे को गोंद मोरिंगा भी खा रही हूँ। थायराइड है, आप जैसा बोले वैसा बना के दवाई ले रही हूँ 1.5 साल से। मेरे को थायराइड तो नॉर्मल हो गया, मगर ये जोड़ों का दर्द है कम था। 1 महीना दवाई छोड़ी हुई, 9-10 महीना के बाद एक दर्द शुरू हो गया। तो आपके यहाँ से फिर दवाई आ गया, मंगा लिए, मगर उसके साथ साथ जड़ी बूटी भी मंगा लो बोले, जड़ी बूटी भी मंगा लिए। परसों आया, कल तो मैं दूध पीस के रख ली हूँ। वो कैसा खाना, मेरे को जोड़ों में दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। उस दर्द से मेरे को बैठ के उठना सकती हूँ। मेरे को 60 साल है, मेरा करीमुनिसा है नाम है, मेरा उम्र भी 60 साल है, वजन भी 60 किलो है मेरा। तो कैसा खाना और दवाई, वो बोले कि जड़ी बूटी है तो 3 का है, वो जैसा बेर जैसा है वो वाला एक पैकेट है, एक पैकेट में संदल का लकड़ी जैसा है, थोड़ा वो अश्वगंधा बोल रहे, एक लकड़ी का जैसा है, उंगली जैसा लकड़ी का, वो पूरे 3 पैकेट आए। उसके पूरे सुखाए, कूटे, मिक्सी पकड़े, उसकी पाउडर बनाए, एक डिब्बे में डालिए। वो बोल रहे कि आधा चम्मच सुबह शाम खाओ, एक चुटकी है तो ठीक है, ठीक है बहन, ठीक है। तो आपने जो भी किया बेहतर किया, सही किया। अब सुने कि उसे खाना कैसे है, ये हकीम साहब बताएंगे। जी हकीम साहब। बहुत अच्छा किया आपने, ये सब ले लिया, और इसमें आप अलसी को हल्का सा भून कर, अलसी को हल्का सा भून कर अलग से रख लें, और आधा चम्मच अलसी और 2 ग्राम ये पाउडर जो आपने बना लिया है, 2 ग्राम और आधा ग्राम अलसी पानी के साथ लें या कम चर्बी के दूध के साथ लें। अगर वज़न कम हो, वज़न ज़्यादा हो तो कम कर लें थोड़ा, और वज़न अगर ज़्यादा हो तो खाने के सोडा 1 चुटकी पानी मिलाकर उससे लिया करें, तो ये ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। और बहुत मुबारक कि आपका थायराइड कंट्रोल हो गया। हालांकि आपने बहुत सब्र किया, और ये तकलीफ़ बार बार हो सकती है। अगर आपके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट कुर्सी वाला
और बैतुल खला नहीं होगा तो आपको ये तकलीफ बार बार होगी। और जिन बातों को मना किया है, जैसे ज़्यादा मेहनत करना, वज़न उठाना, झाड़ू पोंछा करना, इन सब से भी परहेज करें तो आप मुस्तकिल तौर पर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जी, साजदा साहिबा झारखंड से। जी बहन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी उम्र 57 साल है। कई साल से बहुत धीरे धीरे चलते हैं। सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, देर से उठते हैं फिर ऑफिस चले जाते हैं। रात को 1 घंटा पैदल चलते हैं। शुगर और थायराइड थोड़ा बढ़ा हुआ है, चल नहीं पाते, इसका क्या इलाज है? ठीक है। हाँ, शुगर डायबिटीज़ कंट्रोल करें और वही 2 तरीके इसको कंट्रोल करने के। अगर सिरका जैतून का चलता है तो 2-2 चम्मच पिलाया करें 2 बार, खाने के बाद पानी में मिलाकर या सालन में मिलाकर। और थायराइड अगर थोड़ा बढ़ा हुआ है तो 1 चम्मच धनिए के पाउडर से खिलाया करें तो थायराइड भी साथ में कंट्रोल होना मुमकिन है। जो लोग धीरे धीरे चल पाते हैं उनके लिए एकदम एक्टिव नहीं हो पाते तो उनके लिए गोंद सिया आधा ग्राम दें तो उनकी चाल में भी फ़र्क आना मुमकिन है। और नसों में तवानाई, हड्डियों में ताकत और ये सब होना बेहतर है। आधा ग्राम गोंद सिया असली वाला खिलाएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार फिर पुरतपा खैर मक़दम तमाम नाज़रीन की तरफ से हकीम साहब आपका। चलो नवाजी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा 8 साल का पोतरा है मेरा, खांसी के मिजाज के थे उनाव वलसी नुस्खा दे रही हूँ, हकीम साहब बताए तो 5 महीने से दे रही हूँ 1 चम्मच, कम है उनको। और मसौड़े में से खून जाता कभी कभी, उनको बताना था। और नुस्खा कितने दिन लेना, 5 महीने से ले रहे, अभी कितने दिन दे के रोकना, छोटा बच्चा है ना। जी, खून कहाँ से जाता है? नाक से खून आता है? नहीं, नाक में से। और एक 5 साल की बच्ची को भी जाता, पोतरी को। हाँ। 2 बार गया। और इनको जो है सो 8 साल के बच्चे को मसूड़ों में से जाता, ऐसा थूके तो खून निकलता। मसूड़ों में से, डॉक्टर को ठीक बताए। है, ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, ऐसे बच्चे जो नज़ला खांसी के शिकार होते हैं उनमें खून की कमी भी हो जाती है। खून के कैप्सूल, खून बनाने के कैप्सूल, मल्टीविटामिन के कैप्सूल दें एलोपैथ में लेकर। और कुछ अभी तक फ़ायदा हो जाना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा दिन तक भी ये नुस्खा खिला सकते हैं क्योंकि ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का नुस्खा है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होते ही खांसी, नज़ला खुद ब खुद जाना मुमकिन है। और जिनकी नाक से खून आता है उनको लिए नुस्खा ये है कि संगे जराहत कहते हैं। एक पत्थर है जिसे हम अपनी ज़बान में संगे जराहत कहते हैं और आम ज़बान में इसे टेलकम स्टोन कहते हैं। ये लें, साबुत लें और इसको पीस लें, बहुत आसानी से पिस जाता है। ये वाहिद एक ऐसा पत्थर है जिसको हम खा सकते हैं और किरकिरा नहीं होता। एक चुटकी में जितना आए शहद में मिला के बच्चे को खिला दें रोज़ाना 1 बार। चंद रोज़ देंगे तो उनकी नक्सीर या नाक से खून आना बंद होना मुमकिन है। जी, मसूड़ों की मजबूती के लिए क्या करें? हाँ देखिए, बेशतर मल्टीविटामिन की कमी से ये मसूड़ों की कमज़ोरी या खून आना या पायरिया होता है। तो ज़रा सा आधी चुटकी ये खाने का सोडा इससे दांत मंजवा दें, कभी कभी, रोज़ नहीं, कभी कभी। और वो दांत मांज के ऐसे मुंह लटका लें तो इसमें से लुआब गिरेगा, गिरने दें और फिर बग़ैर कुल्ली किए सो जाए। और अगर कुछ खाना पीना भी हो तो खा सकते हैं, लेकिन कुल्ला ना करें। और पानी भी पी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। ऐसा 2-4 बार करेंगे तो मसूड़ों से ये इन्फेक्शन टाइप का होता है, ये भी अच्छा होना मुमकिन है। कहीं किताब में पढ़ा था हकीम साहब के पहले ज़माने में लोग लंबे लंबे सफ़र किया करते थे समंदर के,
तो अक्सर उनकी खुराक में विटामिन सी की कमी हो जाया करती थी, उसकी वजह से भी जो है वो उनके मसूड़ों में तकलीफ़ होती थी, नाम की कोई बीमारी होती है वो भी हो जाती है। हम अपनी खुराक में आजकल जायके पे ध्यान देते हैं, उसकी इफ़ादियत को, चाहे बेशक जायका कुछ अच्छा ना भी हो लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं। तो खाने का जायका अपनी जगह है और एक बैलेंस डाइट, एक मुतवाज़न ग़िज़ा, उसकी अहमियत अपनी जगह है। चलें, हमारी आपकी नस्ल तो फिर भी बड़ी समझदार है कि हम मान लिया करते थे, लेकिन आज के दौर के बच्चे नहीं मानते, मनवाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, सबसे बड़ा तो नुकसान इससे होता है जो हम तैयार शुदा चीज़ें बाज़ार की खाते हैं, और शायद इससे हम रोक नहीं सकते बच्चों को जी। वो जो बाज़ार में इतनी तैयार शुदा चीज़ें होती हैं कि बच्चे से आप बचा नहीं सकते। शायद बच्चे पैसे मिलते ही या किसी भी तौर पर वो बाज़ार की चीज़ें लेकर खाते हैं, और उसमें क्या है बहरहाल वो महफूज तो नहीं है। हम खुद भी बिगाड़ देते हैं शुरू में बच्चों को, फिर बाद में वो करते हैं। और विटामिन सी किसी के लिए फ़ायदेमंद है, किसी के लिए नुकसानदेह है। मतलब विटामिन सी बेशतर खट्टी चीज़ों में होती है, तो जो लोग गर्म मिजाज के हैं उनके लिए तो अमृत है, और जो लोग सर्द मिजाज हैं उनके लिए नुकसानदेह है। खांसी, नज़ला, बलगम से वास्ता पड़ जाता है फ़ौरन। तो कुछ विटामिन सी ऐसी भी हैं जो गर्म तबीयत की, तो जिनको ठंडा मिजाज हो हाँ, तो वो गर्म विटामिन सी लिया करें। ये नई बात सुनी हकीम साहब। कौन से हैं ऐसे विटामिन सी जो गर्म तासीर? हाँ, नींबू हाँ ठंडा है, जी, सबको ही पता है। बिल्कुल। और सिरका ठंडा है, ये भी बेहतरीन किस्म का विटामिन सी है। और फिर संतरा ऐसा है कि मोतदिल टाइप है, जी, ना गर्म है ना ठंडा है। तो संतरा अच्छे किस्म का वो है विटामिन सी। और आंवला में बेहिसाब विटामिन सी है फौलाद के साथ, लेकिन ठंडा भी इस हद दर्जे का है कि अगर आप एक आंवला खा लें तो सब जाम हो जाए, खांसी, बलगम ऐसा आने लगे। अगर आप सर्द मिजाज हैं जी, तो आंवला न लें जो सर्द मिजाज हो। एलोवेरा में विटामिन सी है बेहतरीन किस्म का, और गर्म है। गर्म है, बिल्कुल। तो इनमें भी ये तय करना कि कौन सा विटामिन सी आपके लिए बेहतर है। यूनानी में हर दवा का और हर मरीज का और मर्ज का मिजाज है। एलोपैथ में ना दवा का मिजाज तय होता है ना मरीज का। तो वो एक ही दवा, अगर बुखार की दवा है वही मुझे मिलेगी, वही आपको मिलेगी, वही आपको मिलेगी। तो इसलिए एलोपैथ जड़ से ख़त्म नहीं करता किसी बीमारी को, वक्ती तौर पर खामोश कर देता है, फिर उठ जाती। क्योंकि यूनानी में मिजाज के मुताबिक अद्वियात दी जाती हैं। आदमी का मिजाज और दवाओं के भी सबके मिजाज होते हैं, उसके हिसाब से अद्वियात देने से हमारी बीमारी की जड़ भी ख़त्म हो सकती है। बिल्कुल हकीम साहब, वाकई इसमें बहुत हिकमत पोशीदा है, और जिसका फ़न उसी को साझे। वाकई मौका मिला तो इंशाल्लाह और बातें जानेंगे। जाफ़र भाई, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले हातिम भाई है हमारे साथ। बताएं क्या सवाल है आपका? मैं मतलब ये आपसे मशवरा करना चाहता हूँ कि मैंने नमक जैतून मंगाया है। जी जी, मैंने नमक जैतून मंगाया है। जी, खाना कैसे है ये जानना चाह रहे हैं? हाँ, तो मुझे असल में पेशाब बहुत रात में बहुत परेशान करता है। हाँ, और सांस पे मेरी जोर रहता है। हाँ, अब नजला बहुत रहता है। 1 साल हो गया मुझे नजला, जुकाम, खांसी है। ठीक, ठीक, सुनिए। नमक जैतून को अगर इस्तेमाल करें, जिस शख्स को खांसी नज़ला रहता हो, तो वो खाने के सोडा 1 चुटकी और 1 चुटकी नमक जैतून यूज़ करें, तो ये फिर गर्म मिजाज का हो जाता है, और ये बलगम को इखराज भी करने लगता है, बलगम को खारिज भी करने लगता है। और वो कैप्सूल तो आपके लिए ज़रूरी हो गया शायद, उसे तो छोड़े नहीं, लेकिन नज़ले के लिए बहुत अच्छी माजूनें भी हैं, तैयार शुदा भी, और घरेलू नुस्खा तो मैं बताता ही हूँ आपको।
वो ले लिया करें। एक बार दोहरा देता हूँ, सपिस्तान, उन्नाव, अलसी 100 ग्राम लेकर, और 30 ग्राम आपको लेना है पीपले। आपके किचन में गरम मसालों में होती है, इनका पाउडर बनाकर आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से लिया करें। खट्टी चीज़ें छोड़ दें तो इंशाल्लाह आपको राहत होनी मुमकिन है। जाफर भाई, इस्तकबाल है आपका, बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हकीम साहब, 2 दिन पहले आपसे मेरी बात हुई थी मेरी बहू और बेटी के लिए। तो आपने जो चीजें बताई वो समझ में आ गई और मैंने आपके वहां से मंगवा भी लिए। नमक जैतून आपने बताया था बहू के लिए, और उसके साथ अलसी का पीस के पाउडर बना के हल्का सा भून के खाना। लेकिन पूरी बात में आपने आखिर में दूसरे इसमें जब बेटी का बताया तो आखिर में बताया कि बहू को भी नमक जैतून और अलसी का पाउडर हल्का सा भून के देना है बहू को, और बेटी के लिए नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा उसमें मिलाकर 2 गिलास पानी में पीना है। तो ये दोनों बराबर है? अच्छा, बेटी का वजन ज्यादा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम सही वजन है उसका। क्या बीमारी क्या है बेटी को? वो जो बच्चे नहीं हो रहे, एक बच्ची है उसको, हाँ, उसके बाद औलाद नहीं। ठीक है। हाँ, ये दुरुस्त नुस्खा है। उनको सिर्फ नमक जैतून और खाने का सोडा 1-1 चुटकी दिन में 1 बार दिया करें, और बहू को अलसी के पाउडर के साथ ही देना है। और कोई सवाल है आपका? एक शेर आपकी नजर करना चाहूंगा। इरशाद दिन हो गया, हाँ, जज्बाती हो गया था थोड़ा मैं, तो मैं ये शेर अर्ज करना चाहता हूँ। और मेरा एक पोता है, उसको नींद में पेशाब हो जाती है रात में, जिसकी उम्र 7 साल है। तो उसके लिए भी कोई नुस्खा बता दीजिए बराए मेहरबानी। और मेरा शेर सुन लीजिए हकीम साहब। जी, इरशाद अली। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना घुट के मर जाना। शकील बदायूनी का ये शेर है। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना चुपके आए भरना, घुट के मर जाना। और उसके आगे शकील साहब कहते हैं, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। तो हकीम साहब, बदायूनी साहब क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या मोहब्बत करने वालों को तंबी दे रहे हैं या उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं? तो ये दोनों बातें आपसे जानना चाहता हूँ। और आपकी जितनी भी बातें हैं वो दिल पे असर करती है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। कदरदानी का शुक्रिया। देखिए, शायर की एक दुनिया होती है, कयास की, ख्याल की, और वो उसको, अगर शायरी एक अदब का मरकज़ है। आपने देखा होगा कि पहले जो शायरी होती थी उसमें मुअन्नस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता था। मुअन्नस मतलब लड़की, औरत, ये कभी इस्तेमाल नहीं होता था। मेरे महबूब न जा, आज की रात न जा, होने वाली है सहर, थोड़ी देर और ठहर। उन्होंने ये नहीं कहा कि ए लड़की तू मत जा। ये सब शायरी, अदब में, शायरी में कहीं मुअन्नस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो वो कभी मोहब्बत कहते हैं, कभी अगर किसी लड़की को से तखातुब करना हो तो वो उसे गुलाब कह देंगे, गुलाब की पंखड़ी कह देंगे,
और तितली कह देंगे, लेकिन लड़की नाम का लफ्ज़ नहीं होता था। जितने भी ये साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी ये ऐसी शायरी करते थे। फिर ये दौर आया जिसमें कोई तमीज़ ही नहीं रही। आज सीधा आके मुशायरे में लोग, वो वहाँ जा रही थी, मैं यहाँ आ रहा था। ये जा रही थी आना ही नहीं चाहिए अदब में, मतलब स्त्रीलिंग नहीं आना चाहिए, पुल्लिंग आना चाहिए। अब पता नहीं मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन कुछ लोग ज़रूर समझेंगे मेरी बात। एक वक्फा और दरकार है नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल और आप सबके साथ साथ हकीम साहब का इस्तकबाल तमाम नाजरीन की तरफ से। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। कॉलर्स हैं, आइए बात करते हैं। हसीना साहिबा आपसे मुखातिब है जयपाल सिंह, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी हसीना साहिबा, हसीना साहिबा फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए ये भी मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया इंतज़ार करने के लिए। बताइए बहन, क्या सवाल है? जी, आप लोगों की रहनुमाई का बहुत शुक्रिया हकीम साहब। हम सब आपकी बातें सुनकर बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हैं। मेडिकल लाइन का ये हाल देखकर यही हाल हकीम साहब हर जगह है। ईमानदारी से इलाज करने वाले ना के बराबर हैं। ऐसा लगता है लाश व्यापार चल रहा हो। आपके जरिए तो हम सभी नाजरीन को सच्चाई का पता चल रहा है, ताकि हम जागरूक रहें। यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने आपको ऐसी तकलीफ दे करके हम लोगों को बहुत पैगाम पहुँचाया आपके जरिए से। हम सबको, लाखों लोग आपका प्रोग्राम ये देख रहे हैं। कितना बुरा हाल है। यहाँ तक तो मेरी बच्ची को एक ब्लीडिंग हो रही थी, तो मैं हॉस्पिटल लेके गई, तो मैडम ने 2-3 केस ऐसे थे जो ब्लीडिंग वाली लड़कियां, जवान लड़कियों ने कहा सोनोग्राफी की और बस कहा कि इसमें बहुत बड़ी गांठ बन गई है, बच्चेदानी निकालना पड़ेगी, भर्ती हो जाए, इतना पैसा जमा करो बस और इसका ऑपरेशन होगा। मेरी बच्ची के लिए भी यही कहा, तो मैंने कहा मैं तो इतना पैसा लेके नहीं आई, अभी तो मैं जा रही हूँ, फिर देखूंगी। फिर घर आई तो कुछ नहीं, अच्छी हो गई मेरी बच्ची, अल्लाह पाक ने अच्छा कर दिया। और ये सब चल रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा हकीम साहब, क्या हो रहा है? ओह, वाकई देखिए, हर घर में ये एक कहानी है जो तिब्बी परेशानियों की वजह से, लोगों की नीयत ठीक ना होने की वजह से होता है। और मैंने तो अपना वाक़या इसलिए शेयर किया कि सब लोग मोहतात रहें और अपने इलाज पर गौर फरमाएं, और डॉक्टर की नीयत का भी पता है होना चाहिए। वो तालिबे दुनिया है या अल्लाह से डरने वाला है। तालिबे दुनिया को ये इल्म नहीं देना चाहिए, नहीं तो हज़रत अली का कौल है कि तालिबे दुनिया को इल्म देना ऐसा है जैसे जालिम के हाथ में तलवार। तो तालिबे दुनिया को इल्म दे दिया गया है, अब ये जालिम के हाथ में तलवार है, जो सामने आएगा उसको काट दिया जाएगा। करीमुन्निसा साहबा फरमाइए, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए बहन, सवाल बताइए। जी वालेकुम। बता रही थी ना अभी थोड़ी देर पहले, क्यों बोले तो मेरे को जोड़ों में दर्द है ना, वो दवाई भी 1.5 साल से खा रही हूँ, कम हो गया तो फिर 1 महीना छोड़ दी हूँ, तो फिर ज्यादा हो गया दर्द है। तो अभी नींद सो के उठते होते, बैठ के उठते होते मेरे को पैरा अकड़ जाते, ज्यादा देर नहीं चल सकती। फिर मेरे को घर में बाथरूम में ऊंचा वाला कुर्सी है, नीचे नहीं बैठती हूँ, वजन नहीं उठाती हूँ। हाँ, ये दवाइयाँ ठीक हैं। इसमें अश्वगंधा है, उन्नाब है, अलसी को मैंने बताया है आपको, और सपिस्तान है, और सब चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, काफ़ी दिन हो गए और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 100 में 1 आदमी के जिसको किसी सूरत फ़ायदा ना हो तो ऑपरेशन भी करा लेना चाहिए, और उसके बाद भी यही दवा खानी पड़ती है। तो अगर ज़रूरत हो तो आप करा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए आपको और सारी एहतियात के बावजूद दर्द होता है। यहाँ पर आके हम सब मजबूर हो जाते हैं। फिर दवा शुरू कीजिए, और जब ज़्यादा दर्द हो, क्योंकि ये आप दर्द की दवा नहीं खा रहे, ये मरज़ की दवा खा रहे हैं, जब ज़्यादा दर्द हो तो कोई एक बार दवा, कोई दर्द की दवा भी ले सकते हैं, ताकि आपको वक्ती फ़ायदा भी हो जाए। और ये दवा मुस्तकिल खाएं। जब बहुत दर्द हो तो एलोपैथिक पेन किलर, पेन रिलीफ दवा आप ले सकते हैं। जी
अब्दुल सलाम साहब, फरमाइए आपका सवाल क्या है? हाँ जी। जी अब्दुल सलाम हेलो। साहब। हाँ जी। जी सर, अब्दुल सलाम साहब बताइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब सवाल मेरा ये है, एक वो है मेरा नाती, लड़के का लड़का, वो जो गेहूं की रोटी खाता है तो उसको हजम नहीं होती। 8-10 साल से उसको बहुत तकलीफ है, सिर्फ ज्वार की खाता है और इंजेक्शन लगते हैं, हजम ही नहीं होती गेहूं की रोटी। दुनिया का इलाज करवा लिया और उसको शुगर भी है। जी। कितना बड़ा बच्चा? बच्चा करीब करीब 14-15 साल का हो गया। ठीक है। हाँ, बहुत जल्दी शुगर भी हो गई बच्चे को, और शुगर वाले का हाजमा भी दुरुस्त नहीं रहता। पेट की दवाएं आप एलोपैथ भी ले सकते हैं, और जब उसे रोटी खिलाए ना आप जब भी, तो एक चुटकी नमक जैतून उसकी सब्जी सालन में मिला दिया करें। उसका जायका भी नहीं बदलेगा सब्जी का, सालन का। और इस सालन से वो रोटी खाएं तो इंशाअल्लाह हज़म होने लगेगी। कुछ दिन देंगे तो मुकम्मल फ़ायदा भी मुमकिन है। और सिरका जैतून का 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम खाने के बाद पानी में मिला कर पिला दिया करिए, तो शुगर भी उसकी कंट्रोल होना मुमकिन है। जी, हुमैरा साहिबा दिल्ली से, बताएं बहन क्या सवाल है? कि मेरा बेटा है, अभी तो वो 18 इयर्स का हो गया, लेकिन वो शुरू से ही जब छोटा था वो कभी सेटिस्फाइड नहीं रहता, कभी खुश सा नहीं रहता है। पता नहीं क्या बात, कुछ भी चीज की जिद करेगा वो पूरी कर दो, फिर भी वो खुश नहीं रहता। हमें समझ में नहीं आता क्या किस चीज का वो है प्रॉब्लम। आपके कितने बच्चे हैं हुमैरा साहिबा? एक ही बेटा है मेरे। कितने साल के हैं? अभी तो 18 साल का है माशाल्लाह, लेकिन आज भी यही है उसको। वो खुद भी कहता है मैं खुश नहीं रहता कभी। कोई बात नहीं। और दूसरा ये है कि मेरे भाई हैं 60 के आसपास है, उनके ना माथे में या सामने बहुत दर्द हो जाता है कभी भी। अभी आजकल फ्रिक्वेंटली ज्यादा हो रहा है, पहले कभी हो जाता था तो बहुत कुछ लगाने से उससे तब ठीक होता है। माथे में सामने है। जी। नज़ला वगैरह भाई को ना होने दें। और ये एक्सरसाइज देखिए बड़ी कामयाब है। जिन लोगों को भी सर में दर्द, माथे में दर्द रहता है, गर्दन में या सर्वाइकल है, ये एक्सरसाइज ज़रूर करें रोज़ाना 3 मिनट। एक ये और एक ऐसे। ये एक्सरसाइज दुनिया की कीमती एक्सरसाइज में से है। और कौन सिया आधा ग्राम 2 बार भाई को दें। ये कोई बीमारी नहीं है, एक उम्र का तकाजा है। और धनिया 1 चम्मच रोज़ाना इन्हें खिला दिया करिए। और मुमकिन हो तो 1 चुटकी नमक जैतून के पानी से। जो इस तरह के अफखरात बनते हैं वो उनको ज़ाया कर देता है। एक केमिकल से तैयार होता है जो आदमी को बहुत कुछ भी हो तब भी मुतमईन नहीं होने देता। ये उस केमिकल को ऐसे दिमागों से निकाल देता है और बच्चे फिर मुतमईन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। शहनाज साहबा राजस्थान से। जी बहन क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी भैया, मैं काफी मैंने वहाँ से दवा मंगाई रखी है और बहुत कुछ फायदा हुआ है। और मैं भी ये सियागोन ले रही हूँ, लेकिन 2 महीने में फर्क लगा है अब मुझे। तो इंशाल्लाह वो तो मैं लेती ही रहूंगी। और हमारे यहाँ पे भी बहुत कुछ ले रहे हैं दवा। हम मुझे भी मतलब अंदर से सांस जैसा होता है, तो फिर मैं डॉक्टर हकीम साहब में क्या ले और थोड़ी सी थकान होने लगती है। उम्र और वजन बताइए। उम्र तो मेरी 70 है और वजन 80 है। ठीक है। 80। बहुत अच्छा किया आपने फ़ोन कर लिया। देखिए हमारी और आपकी उम्र वाले लोगों को अपना खून पतला करना चाहिए। अगर खून पतला ना हो तो सांस फूलने लगता है, और ये खून गाढ़ा होने की वजह, दिल की कमज़ोरी की वजह हार्ट ब्लॉकेज होने लगता है। मेरे तजर्बे में हर शख्स को 40, 45, 50 साल के बाद
खून गाढ़ा होना, हार्ट ब्लॉकेज होना तकरीबन तय है। चाहे हमें पता हो या ना हो, वो बीमारी सिग्नल देती है, इशारा देती है कि बैठे बैठे ठीक है, चले तो सांस फूल रहा है। तो चलने से हमारा खून जब ज़्यादा तहरीक में आता है और दिल उसको पंप करता है तो उसे रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि कुछ % हमारी दिल की रगें चर्बी से भरी हुई होती हैं। तो ज़्यादा उम्र के लोग ज़रूर लें ये नुस्खा जो मैं बता रहा हूँ। और गोंसिया से आपको माशाल्लाह फ़ायदा शुरू हो गया है। नमक ज़ैतून 1 चुटकी जितना इसमें आए, और 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाकर रोज़ पी लिया करिए, 1 बार या 2 बार। आपकी ज़ईफ़ी का एक तरह से मुहाफ़िज़ है ये गोंसिया भी और ये भी। गोंसिया आपके तमाम जोड़ों की मरम्मत, नसों की और पट्टों की मरम्मत करता है। फ़ायदा शुरू हो गया आपको। ये आपकी रगों में दौड़ने वाले खून को उस लायक करता है जिस लायक आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। उसका जो मोटापन, थिकनेस आ जाती है, उसमें भारी हो जाता है खून, तो उसको इतना पतला कर देता है जितनी ज़रूरत हो, और कहीं ब्लॉकेज हो उसको खोलता है। प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है, और एक बार फिर पुरतपा खैर मक़दम तमाम नाज़रीन की तरफ से हकीम साहब आपका। चलो नवाजी, बताएं क्या सवाल है। हेलो जी कृष्ण, बताएं क्या सवाल है। नमस्कार मैडम। जी आदाब। हकीम साहब को नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका। हेलो जी कृष्णा जी, सवाल बताइए। मेरे आंखों की ना रोशनी एकदम थोड़ी कम सी हो गई है, तो उसके लिए कुछ इलाज, और मेरे कंधे बहुत दर्द होते हैं। ठीक है, फिलहाल गाजर आ रही है। गाजर का 1 गिलास जूस पीना है आपको, और उसमें 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला, याद रखें सफ़ेद वाला ही ओरिजिनल गोंद होता है मोरिंगा का। गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम गाजर के जूस में मिला के रोज़ 1 बार पिया करें। और ये उस मौसम में जब गाजर ना दस्तयाब हो तो 2-3 चम्मच सौंफ पानी में उबालें, और उसका पानी छान कर उसमें 1 ग्राम गोंद मोरिंगा मिलाकर, चाहे तो उसे अपनी ज़रूरत का मीठा भी कर सकते हैं, शक्कर मिला सकते हैं, रोज़ 1 बार पिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हैदराबाद से आयशा, बताइए क्या सवाल है आयशा। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम हकीम साहब को भी अस्सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरे को ना ये मेरे छोटे भाई के लिए थोड़ा जहन कमज़ोर है हकीम साहब। कुछ भी बात बोले तो ज़्यादा याद नहीं रखते, बहुत क्या बोलते हैं, वो सताते हो ना, जहन सही थोड़ा कमज़ोर है उनका। और हकीम साहब मेरे को ना, आप ये डॉक्टर्स की बातें कर रहे हैं तो थोड़ा मैं कहीं भी जाके पूछ नहीं सकती हकीम साहब, मगर मेरे को आप जो भी बोलते ना वो सही है, बल्कि मेरे को समझ में आता है हकीम साहब। मैं बहुत यकीन रखती आपके ऊपर में। मेरे शौहर जो ये कोरोना में इंतकाल हो गया था, तो उनको कोरोना तो नहीं था हकीम साहब, उनको अचानक तबीयत खराब हो गई थी, घर के अंदर बहुत चेंज ऐसा करना, दिमाग प्रेशर लेके बहुत वो कर ले रहे थे। तो फिर हम लोग क्या बोलते भाई की बातें कर रहे थे, तो हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करे लिख जाके, 2-3 दिन रखे, खाना नहीं खा रहे थे कितना बोले तो भी। फिर बाद में हॉस्पिटल में एडमिट करे तो 23 डेज हॉस्पिटल में थे। फिर तो उनको हॉस्पिटल में बहुत कमजोरी आ गई, बात नहीं कर रहे थे, पूरे बूढ़े वो खामोश हो गए थे हकीम साहब। तो उनको एक दिन पहले लाए घर को हॉस्पिटल से, दूसरे दिन इंतकाल हो गया उनका। तो लगा रिपोर्ट्स में क्या बोल रहे हैं, वो 2 भी किडनियां फेल हो गए, बल्कि बोल रहे थे हकीम साहब उनको कोरोना तो नहीं था उनको। तो फिर अचानक ऐसा कैसे इंतकाल हो गया, किडनियां फेल हुए तो हकीम साहब क्या तो सिम्टम्स बताते क्या, उन्होंने तो कुछ भी, किडनी प्रॉब्लम मेरे को कुछ भी नहीं बोल रहे थे हकीम साहब, कुछ पेन हो रहा मेरे को कुछ भी नहीं बोल रहे थे। थोड़े लोग बोल रहे थे कि यूरिन नहीं आता,
ऐसे ऐसे कुछ बोल रहे थे हकीम साहब। तो किडनी फेल हो गया वो क्या बोल रहे थे। फिर ये बात कहाँ तक सही है, मैं एक बार जानना चाह रही थी हकीम साहब। क्यों मतलब तबीयत कुछ भी खराब नहीं थी हकीम साहब उनकी, अचानक हो गया था। सब्र कीजिए बहन, सब्र अच्छा, भाई कितनी उम्र का है आपका? जी हकीम साहब मेरे भाई 22 ईयर्स के हैं। हाँ देखिए, यही सब जो चल रहा है उससे मैं काफ़ी मगमूम हूँ, बहुत गम में मुब्तला हूँ कि ये सब हो रहा है तो क्या कमेले में और इन अस्पतालों में कोई फ़र्क नहीं होगा अगर इंसानों के साथ ये किया जाएगा। और अगर किडनी फेल भी हो गई थी तो भी डेथ नहीं होनी चाहिए थी। किडनी जिनकी फेल हो जाती है उनकी डेथ थोड़ी होती है, उनको तो फिर किडनी का काम मशीनों से लेते हैं और डायलिसिस करानी पड़ती है, लेकिन उसमें डेथ नहीं होनी चाहिए थी। बस इसी तकलीफ़ में मैं आजकल मुब्तला हूँ कि जो आदमी जी सकता था उसको ऐसा कर दिया, आपके दिल पर असर हो गया और ज़िंदगी भर आप ये बात नहीं भूलेंगी। मुझ जैसा जानकार आदमी ने जब इतना सदमा ले लिया, जो कुछ मेरे साथ हुआ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा सदमे में हूँ और आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल उनके लिए अब दुआ के सिवा कुछ कर नहीं सकते हैं और जब भी इलाज कराएं मोहतात रहें, एकदम हवाले ना करें। हर चीज़ का पता होना चाहिए वो हमें क्या दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। बहरहाल भाई को आप एक दो दवाएं बता देता हूँ। आंवला, सूखा मिलता है आंवला, धनिया और मेथी, इनको पाउडर बना लें और मेथी का दाना लेकर और इसका 1 चम्मच रोज़ाना खिलाएं निहार मुँह, और नमक ज़ैतून 1 चुटकी पानी में मिला के इस पानी से खिलाएं। तो जितने ये अफखरात होते हैं या हाफजे की प्रॉब्लम है उन्हें धीरे धीरे, और बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ ना करने दें। हमारा बेशतर वक्त फ़ोन खा जाता है। जो नए बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, उनसे कहें ज़रूरी सर्च करें, इसमें गैर ज़रूरी के चक्कर में ना पड़े जब तक आप इस लायक ना हो जाएं कि साहिब रोज़गार ना हो जाए। जी, आंध्र प्रदेश से हसीना साहब, बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरे 2 प्रॉब्लम्स है। मेरी उम्र 35 साल है और मुझे ना चेहरे पर पिंपल्स की प्रॉब्लम्स है और पेट में जलन सी है। ठीक है, दूसरा सवाल। और दूसरा है कि मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। उनकी उम्र है, बेटी की उम्र 12 साल है और बेटे की उम्र 15 साल है। उन्हें भी पिंपल्स की प्रॉब्लम्स है, कुछ दवा बता दी। बस देखिए, खाने में अपने जो खाना बनता है उसमें धनिया खूब सारा इस्तेमाल करें, सूखा हुआ हो या हरा धनिया खूब इस्तेमाल करें। और ये अदरक, लहसुन और ज़ीरा भी खूब इस्तेमाल करें। अक्सर हम इतना सा अदरक और इतना सा लहसुन इस्तेमाल करते हैं, इतना करें तो उससे भी आपकी चर्बी बहुत जलती है, पेट ठीक रहता है, हाजमा, भूख अच्छी लगती है, हाजमा अच्छा रहता है। ये तो खुराक का इलाज है। और 1 चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी मिलाकर आप भी पिएं और 1 चुटकी डाल के 2 गिलास पानी में उन बच्चों को भी दें जो जिनके मुँह से निकलते हैं। पेट की तकलीफ़ के साथ, हाजमा के साथ और लीवर की परेशानी के साथ वहाँ से निकलना भी बंद हो सकते हैं। जी, मोहम्मद अमीन साहब हैदराबाद से। जी अमीन भाई, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, एक 1.5 महीना पहले जो है ना पित्ते का प्रॉब्लम था। मेरा पित्ता जो है ब्लास्ट हो गया था। उसके बाद जो है ना 1 हफ्ता भर मेरे को बीपी मेरा कवर नहीं हो रहा था। उसके बाद जो है ना मेरे को हार्ट बीटिंग कम होने लगी।
तो मुझे फिर जो है ना हार्ट के जो 3 स्टेंट डालना पड़ा, और पित्ते को उसी रखे 2 महीने के बाद जो है ना उसका ऑपरेशन करके निकालेंगे बोल के। ठीक है, अभी क्या मसला है? अभी मसला ये, पित्ते को हम बिना दवा बिना ऑपरेशन करे कुछ निकाल सकते क्या? ठीक है, बहुत चैलेंज है, और रिपोर्ट्स भी मेरे पास नहीं है आपकी कि क्या नौयत है पित्ते की, और किसी ऐसे डॉक्टर से मशवरा ले लें जो खौफ खुदा रखता हो, और जो वो कहे आप वो करा लें। अगर रिमूव कराना है तो रिमूव करा सकते हैं, इजी है इसका ऑपरेशन। और याद रखें कि स्टेंट डले हुए हैं, ये 3-4 साल बाद फिर वही परेशानी आती है, फिर वो ब्लॉकेज रहने लगते हैं। अगर ये आप चाहते हैं कि ये दोबारा ये नौबत ना आए, तो जैतून का सिरका आप 3 चम्मच रात को पिया करें, 1 गिलास पानी में मिलाकर, और उसमें एक चुटकी खाने का सोडा भी मिला लिया करें। ये रोज़ाना रात को 1 बार ज़रूर पी लिया करें, ताकि आप हमेशा हमेशा सेहतमंद रह सकें। मोहम्मद फिरोज साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताएं फिरोज साहब, क्या सवाल है? फिरोज साहब जरा बुलंद आवाज से, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। रेटिना मजबूती के लिए, रेटिना की मजबूती के लिए? जी आइस के रेटिना, आइस के लिए, ठीक है जी हकीम साहब। हाँ देखिए, एक नुस्खा मैं बताया भी था मैंने शुरू में। आँखों की कोई परेशानी, रेटिना की कोई परेशानी हो, या आँखों की कमज़ोरी हो, तो उसके लिए जब गाजर का दौर हो तो गाजर के जूस में 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद डालकर दिन में 1 मरतबा ज़रूर पी लिया करें। और जब ऐसा वक्त आए कि गाजर मैसर ना हो, तो 3 चम्मच सौंफ को पानी में उबालकर इसके पानी में सफ़ेद गोंद मोरिंगा असली वाला ही लें, सफ़ेद वाला ही लें, और इसके पानी में मिलाकर आप पी लिया करें रोज़ाना 1 बार, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। और देखिए, सबसे बड़ा तो नुकसान इससे होता है जो हम तैयार शुदा चीज़ें बाज़ार की खाते हैं, और शायद इससे हम रोक नहीं सकते बच्चों को। वो जो बाज़ार में इतनी तैयार शुदा चीज़ें होती हैं कि बच्चे से आप बचा नहीं सकते। शायद बच्चे पैसे मिलते ही या किसी भी तौर पर वो बाज़ार की चीज़ें लेकर खाते हैं, और उसमें क्या है बहरहाल वो महफूज तो नहीं है। हम खुद भी बिगाड़ देते हैं शुरू में बच्चों को, फिर बाद में वो करते हैं। और विटामिन सी किसी के लिए फ़ायदेमंद है, किसी के लिए नुकसानदेह है। मतलब विटामिन सी बेशतर खट्टी चीज़ों में होती है, तो जो लोग गर्म मिजाज के हैं उनके लिए तो अमृत है, और जो लोग सर्द मिजाज हैं उनके लिए नुकसानदेह है। खांसी, नज़ला, बलगम से वास्ता पड़ जाता है फ़ौरन। तो कुछ विटामिन सी ऐसी भी हैं जो गर्म तबीयत की है। जी जयपाल सिंह फोन लाइन पर मौजूद है। जयपाल जी, हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। हेलो जी स्वागत है आपका, फरमाइए क्या कहना चाह रहे हैं? ये हकीम जी से बात करना थी। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए क्या सवाल है, क्या सेवा करूं? जयपाल जी, आपका स्वागत है। सर ऐसा है, हमारी मिसेज को जो है पेशाब में रुकावट भी आती है, वॉशरूम जाते जाते जो है मतलब कपड़े भीग जाते हैं। जी, रुकावट अलग चीज़ है, कपड़े भीगना अलग चीज़ है। जी, या पेशाब निकल जाता है या मुश्किल से आता है, ये बात साफ करिए। नहीं, पेशाब निकल जाता है, नहीं वो मतलब वॉशरूम नहीं पकड़ पाती है। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। आप गौर से सुनिए। देखिए, आप जानते होंगे कि एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं लाजवंती। लाजवंती आप 100 ग्राम खरीद लें, लाजवंती 100 ग्राम खरीदें। और एक चीज़ आती है अलसी,
अलसी भी 100 ग्राम खरीद लें, इनको खूब बारीक पाउडर बना लें। और एक आता है गोंद चिलगोज़ा, गोंद यानी गम, चिलगोज़े का गोंद, ये आप अलग लें, खरीद लें और अलग से पाउडर बना के रखें। ये जो लाजवंती और अलसी का पाउडर है, 1 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच लें, उसमें 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा मिलाएं और ये रोज़ाना 1 बार या 2 बार खा लिया करें। आपकी पत्नी को फ़ायदा होना मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, तमाम नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए। अल्लाह ताला आपको सेहत व आफ़ियत दे और इसी तरह आप अपने फैज़ से इस कार्य खैर को आगे बढ़ाते रहें। अल्लाह इसे आपके लिए एक सदक़ा जारिया के तौर पर सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके साथ भी अच्छा मामला करे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आमीन। नाज़रीन, आज की मुलाकात यहीं तक। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे हकीम साहब की खूबसूरत शायरी के साथ, बेशबहा कीमती अनमोल बातों के साथ, हिकमत के भरपूर ख़जाने के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। आदाब।